बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद ख़ान है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद मुश्ताक अहमद ख़ान। डियर स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट 1 के फ़िज़िक्स चैप्टर 2 उसे शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, आज उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दुरुस्त ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि जब आप टेस्ट में या इम्तिहान में जाएं तो आपको मुकम्मल एतमाद हो और आप श्योर हों कि इस स्टेटमेंट का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसका टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उन्हें बाकायदा हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम मार्क करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्केलर क्वांटिटी। ये 4 ऑप्शंस हैं, हमने इन ऑप्शंस में देखना है कि कौन सी वो क्वांटिटी है जो स्केलर है। हमें पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। अगर आप इन चारों ऑप्शंस में देखें तो एनर्जी वो वाहिद फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा एमसीक्यू, विच वन इज वेक्टर। इनमें से ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। हम जानते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बल्कि डायरेक्शन भी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस में ये सी ऑप्शन देखें, वेलोसिटी, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बल्कि डायरेक्शन भी होती है, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, वेलोसिटी। एमसीक्यू नंबर 3, नेम ऑफ क्वांटिटी विच इज वेक्टर। वो कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप पढ़ें तो इनमें ये डी ऑप्शन, टेंशन, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बल्कि डायरेक्शन भी होती है। ये देखें, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने एक लोड को एक स्ट्रिंग के थ्रू एक सपोर्ट के साथ हमने हैंग किया हुआ है। इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और वो फोर्स जो वेट के ऑपोजिट ऊपर को एक्ट करती है स्ट्रिंग में टुवर्ड्स द सपोर्ट, इस फोर्स को बोला जाता है टेंशन, जो कि वेट के इक्वल होती है। तो ये जो टेंशन है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है अलोंग द स्ट्रिंग, इस केस में अपवर्ड है, वेट के ऑपोजिट, ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4, नेम द क्वांटिटी विच इज वेक्टर। अगेन हमने इन 4 ऑप्शन में देखना है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को गौर से पढ़ें तो इनमें ये जो बी ऑप्शन है इसमें फोर्स लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो फोर्स वो क्वांटिटी है जिसकी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बल्कि डायरेक्शन भी होती है। दैट इज व्हाई बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज whose vector sum is 0 are। कम से कम कितनी अनइक्वल फोर्सेज होंगी जिनका वेक्टर सम 0 के इक्वल होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले जरा ये डायग्राम आप देख लें। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक फोर्स F है और दूसरी उसके नीचे जो फोर्स है वो -F है। अब ये जो नीचे वाली फोर्स है ये ऊपर वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा ये जो दोनों फोर्सेस हैं
ये अनइक्वल हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, दो ऐसे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। यहां पे इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट इज वाई ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं, ये अनइक्वल फोर्सेस हैं। जब हम इन दोनों को एडअप करते हैं तो इनका सम नल वेक्टर के इक्वल आता है। ये देखें, ये फोर्स F, ये दूसरी फोर्स जो कि हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे F का, -F, इन दोनों को जब आप एडअप करेंगे तो इनका सम नल वेक्टर के इक्वल आएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कम से कम दो अनइक्वल फोर्सेस का सम 0 हो सकता है, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, when a certain vector is multiplied by a negative number then its, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। जब हम एक वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हम देख लेते हैं कि जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये डायग्राम आपके सामने है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, हमने इसे एक नेगेटिव नंबर -3 से मल्टीप्लाइड किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसकी ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई है बल्कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो भी चेंज हो गई है। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जब आप इस केस में वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गए हैं। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, स्पेस में किसी भी वेक्टर के डायरेक्शंस को कितने एंगल से स्पेसिफाई किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इस डायग्राम को देखें। आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में ये हमारे पास वेक्टर है जो O से शुरू हो रहा है और P पे एंड हो रहा है। ये वेक्टर से हमने स्पेस में ड्रा किया है। अगर आप यहां पे देखें तो ये x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और ये z एक्सिस है, इसके साथ ये गैमा एंगल बना रहा है। तो ये वेक्टर हर एक्सिस के साथ सेपरेट एंगल बनाता है। इट मीन जब हम किसी वेक्टर को स्पेस में ड्रा करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसे 3 एंगल से स्पेसिफाई किया जाता है, जो कि डायग्राम में आपको नजर भी आ रहे हैं। इस डायग्राम में इन एंगल्स को हमने अल्फा, बीटा और गैमा से मार्क किया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, 3 एंगल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, a plus b is equal to b plus a. This shows that addition of vector is, ये 4 ऑप्शंस हैं। हमने देखना है कि a plus b is equal to b plus a, ये क्या शो करता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। इसको समझने के लिए ये आप डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले ये हमने वेक्टर a को वेक्टर b में ऐड किया है, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर r आया है जो कि a और b का सम है। उसके बाद वेक्टर b को हमने पहले ड्रा किया है, वेक्टर a को हमने बाद में ड्रा किया है। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप फाइंड आउट करें तो सेम वही होगा, सेम वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा r। बट अब रिजल्टेंट वेक्टर r जो है वेक्टर b और वेक्टर a का सम होगा। अब इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम 2 वेक्टर्स को एडअप कर रहे हों तो एडिशन में उनकी जो पोजीशन होती है वो मैटर नहीं करती है। वेक्टर, जब 2 वेक्टर्स आप ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल तो उनका ऑर्डर, उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। उनका जो सम होता है वो दोनों दफा सेम आता है। जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं वेक्टर a प्लस बी और b प्लस a, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है r दोनों दफा सेम आया है। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव होता है या कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, ए सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड। वो सिंगल वेक्टर जिसका इफेक्ट तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स जो हम एडअप करते हैं उनके बराबर होता है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां जस्ट हमने 2 वेक्टर्स लिए हुए हैं a और b। जब हम इन दोनों को एडअप करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता है। ये इस सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट होता है वो ओरिजिनल वेक्टर्स जो हम कंबाइन कर रहे हैं उनके इफेक्ट के इक्वल होता है। इस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस केस में ए होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू,
when a certain vector is multiplied by -1 the direction of vector changes by। जब हम एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर यानी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सबसे पहले नंबर 1 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास एक वेक्टर है b। अगर हम इसे एक नेगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा -b। ये -b वेक्टर हमें तब मिला जब हमने b को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर आप चेक करें तो ये जो वेक्टर है -b, इसकी मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल उतनी है जितनी वेक्टर b की है, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। चूंकि -b वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं जब हम वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी 180 डिग्री एंगल पे चेंज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ b बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर b के इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले दोबारा आप ये डायग्राम देखें। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक b और दूसरा -b। अब ये जो वेक्टर b है ये ओरिजिनल वेक्टर आप एज्यूम कर सकते हैं, और ये जो -b है ये वो वेक्टर है जो वेक्टर b की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये जो वेक्टर -b है इसको वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर बोला जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। MCQ नंबर 12, ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो एक्चुअली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नॉर्मली हम i, j और k यूनिट वेक्टर यूज करते हैं x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस के नाम रेस्पेक्टिवली वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट MCQ, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज। हमारे पास एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका फार्मूला क्या होगा? ये हमारे पास 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हम देखते हैं कि इनमें कौन सी ऑप्शन ठीक है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये अगर आप चेक कर लें फार्मूला किसके इक्वल होना चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर ए है, हमें पता है कि वेक्टर ए इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से जाहिर किया जाता है। अगर आप यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड हो रही है साथ वो इस वेक्टर पे डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 14, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j इज। ये वेक्टर हमें गिवन है, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये 4 हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन आपके सामने आ गया। हमें पता है यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ऊपर हम वेक्टर लिख देंगे जो हमें गिवन है 4i प्लस 3j, और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसमें अगर आप चेक करें तो x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 4 और वेक्टर के y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 3 है। तो हम दोनों का स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे जो कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 25 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर
इक्वल होगा 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। तो जो गिवन वेक्टर है हमारे पास ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होना चाहिए 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। इन चारों ऑप्शन में अगर आप बी ऑप्शन देखें तो यही है, इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये आपके सामने कॉमनली यूज यूनिट वेक्टर्स हैं। हमें पता है कि आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग यूज किया जाता है वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो ये जो हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग हम जे यूनिट वेक्टर यूज करते हैं डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होती है उसे नल वेक्टर एक्चुअली बोला जाता है। ये जैसे आपके सामने इसका सोल्यूशन भी आया हुआ है। जब हम एक वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होती है। ऐसे वेक्टर को बोला जाता है नल वेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा। एमसीक्यू नंबर 17, ये एमसीक्यू नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि ये जो वेक्टर जिसका सिंबल ये है, यानी जीरो के ऊपर आप एरो लगा दें, इस वेक्टर को क्या नाम दिया जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ भी चुके हैं, हम देखते हैं इसके चार पॉसिबल ऑप्शंस कौन से हैं। ये इसके चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, नल वेक्टर, क्योंकि हम एमसीक्यू नंबर 16 में भी ये पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होती है वो नल वेक्टर कहलाता है। और जो नल वेक्टर का सिंबल है वो यही है जो इस एमसीक्यू में शो किया गया है। मीन हम जीरो के ऊपर एरो लगा देते हैं जो कि नल वेक्टर का सिंबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, रिजल्ट ऑफ एडिंग वेक्टर ए इंटू माइनस ए इज, जब वेक्टर ए को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। देखें, जब आप एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में एड अप करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देते हैं। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होती है। ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर बोला जाता है। तो मीन जब वेक्टर ए को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर होता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये नंबर 19, टू एंटी पैरेलल फोर्सेज ऑफ 30 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्सेज, दो एंटी पैरेलल फोर्सेज हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, वो एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले जरा इस डायग्राम को देख लें। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक लेफ्ट पे एक्ट कर रही है, एक राइट पे एक्ट कर रही है। दोनों की मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है। चूंकि ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी उसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 0 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, द वेक्टर इन स्पेस है, स्पेस में जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ये चार ऑप्शन हमें गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। ये इस वेक्टर को हमने स्पेस में ड्रा किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ए एक्स, वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है ए वाई, और वेक्टर का जो तीसरा कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है ए जी। तो इट मीन जब हम वेक्टर को स्पेस में ड्रा करते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ये तीनों कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। लिहाजा जब आप एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे
तो आप उन तीनों कंपोनेंट का सम लिखेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू सम ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा, 3 कंपोनेंट्स। जब वेक्टर को स्पेस में ड्रा करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 21, द वेक्टर इन स्पेस हैज कंपोनेंट्स। ये हम एमसीक्यू नंबर 20 में भी देख चुके हैं कि जब कोई वेक्टर स्पेस में होता है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक्चुअली उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऊपर वाले एमसीक्यू में हम डिस्कस भी कर चुके। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा 3। एमसीक्यू नंबर 22, इफ a vector of magnitude 10 Newton is along y-axis, then its component along x-axis is 10 न्यूटन का एक वेक्टर है, वो y-axis के along एक्ट कर रहा है, तो उस वेक्टर का जो कंपोनेंट x-axis के along होगा उसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डायग्राम आप देख लें, ये इसका सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, जो कि वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है। चूंकि ये वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यानी एंगल थीटा शुड बी 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि ये जो वेक्टर वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स होगा। उसकी मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे एफ कॉस थीटा से। तो मैग्नीट्यूड एफ 10 न्यूटन हमें गिवन है स्टेटमेंट में। कॉस और ये चूंकि एक्स एक्सिस के साथ आप चेक करें तो ये वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कॉस 90 लिखेंगे। 10 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन ये जो वेक्टर वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट 0 न्यूटन के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा, 0 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन makes an angle of 90 degree with x axis, its y component is। इसमें एक फोर्स है 15 न्यूटन की, वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने इस फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करना है। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये जो हमें फोर्स गिवन है, इसका जो y कंपोनेंट होगा वो Fy होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड F sin थीटा के इक्वल होगी। चूंकि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 15 न्यूटन, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन लिखेंगे। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसने खुद हमें स्टेटमेंट में बताया है, तो आप थीटा 90 डिग्री लिखेंगे। 15 साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये इक्वल होगा 15 न्यूटन के। इट मीन ये वाली फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका वाई कंपोनेंट 15 न्यूटन के इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, देन इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज। इसमें एक फोर्स है 10 न्यूटन, उसकी मैग्नीट्यूड है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो इसका हमने कंपोनेंट फाइंड करना है वाई एक्सिस के अलोंग। ये फाइंड करने से पहले ये इसके 4 पॉसिबल ऑप्शंस हो गए। ये डायग्राम है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया। पहले इस डायग्राम को देखें। ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। चूंकि ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, इट मीन ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसका वाई कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग इस फोर्स का कंपोनेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। हम सब जानते हैं कि फोर्स का जो y कंपोनेंट होगा उसको हम Fy से डिनोट करेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी F sin थीटा के। फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और चूंकि ये फोर्स x एक्सिस के लंग एक्ट कर रही है, इट मीन ये x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम यहां पे एंगल 0 डिग्री लिखेंगे। 10 sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर विल बी 0 न्यूटन। इट मीन ये जो फोर्स x एक्सिस के लंग एक्ट कर रही है, इसका कंपोनेंट जो कि y एक्सिस के लंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन के इक्वल होगी। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट इज। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसमें उसने हमें पूछा है स्टेटमेंट में कि एक फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है वो एक्स एक्सिस के लंग एक्ट कर रही है। हमने उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। 4 पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है।
हमें पता है कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा एफ एक्स, उसकी मैग्नीट्यूड होगी एफ कॉस ऑफ थीटा। तो फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप थीटा 0 डिग्री लिखेंगे। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 के इक्वल होती है, तो आंसर विल बी 20 न्यूटन। तो ये फोर्स जो कि 20 न्यूटन जिसकी मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस लंग एक्ट कर रही है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो 20 न्यूटन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी 20 न्यूटन। MCQ number 26. A force of 10 Newton makes an angle of 30 degree with x-axis, then its component along y-axis will be. Again हमें एक फोर्स गिवन है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है ये, और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने इसका y कंपोनेंट फाइंड करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं हमारे पास। हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। हमें पता है कि फोर्स का जो y कंपोनेंट होगा एफ वाई वो इक्वल होगा एफ साइन ऑफ थीटा के। फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब साइन 30 की वैल्यू 0.5 के इक्वल होती है, तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाइड करें, इट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इट मीन ये जो फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन, इसका जो कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन के इक्वल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 5 न्यूटन। नेक्स्ट MCQ नंबर 27. द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज। वेक्टर के वो वाले कंपोनेंट्स जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं उनके दरमियान एंगल क्या होता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें हमारे पास एक वेक्टर है R, तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो यहां पे हमने शो किए हुए हैं, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है आर एक्स, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है आर वाई वो वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है। तो ये आर एक्स और आर वाई इस वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। आर एक्स एक्स एक्सिस के लंग, आर वाई वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है। इट मीन इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो इट मीन किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं उनके दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट MCQ नंबर 28. द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इस स्टेटमेंट में उसने हमसे पूछा है 2 फोर्सेज हैं, एक की मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, दूसरे की मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है। दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल एक्ट कर रही हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। देखिए जी, जब 2 फोर्सेज पैरेलल होती हैं, मीन सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, तो आप उन दोनों फोर्सेज को सिंपली एड अप कर देते हैं, तो उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के पैरेलल एक्ट कर रही हैं, आपने सिंपली ऐड कर दें 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू 7 न्यूटन। इट मीन इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 7 न्यूटन। नंबर 29. ए वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एंगल बिटवीन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी। वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 न्यूटन, वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उनके दरमियान एंगल क्या होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये डायग्राम आप देख लें। ये देखें, ये हमारे पास लेट फोर्स है एफ। ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ देखें 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है एफ एक्स, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लंग एक्ट कर रहा है एफ वाई। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं इस फोर्स एफ के, लिहाजा इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा, 90 डिग्री। किसी भी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। MCQ नंबर 30.
द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसे क्या बोलते हैं। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है एक गिवन डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो उस वेक्टर का पार्ट कहलाता है, वो उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नंबर 31, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन का जो उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो देखें वेक्टर एडिशन में क्या होता है। वेक्टर एडिशन में 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है। इसका रिवर्स प्रोसेस एक्चुअली होता है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर हमें गिवन होता है, हम उस सिंगल वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर एडिशन में हमें वेक्टर्स गिवन होते हैं, उनको हम हेड टू टेल से ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में सिंगल वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो लिहाजा जो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है ये वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। एमसीक्यू नंबर 32, इफ ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज गिवन बाई, एक वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने हैं। ये डायग्राम आप देख लें, हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी, इसमें आप कॉस थीटा फाइंड आउट करें तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओ बी ओवर हाइपोटेनियस ओ डी। बेस ओ बी जो है वो ए एक्स के इक्वल है, तो आप ए एक्स लिखेंगे, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट होगा। और हाइपोटेनियस जो है ये ओ डी, ये ए के इक्वल है, तो डिवाइडेड बाई ए लिखेंगे आप। अगर आपने ए एक्स फाइंड आउट करना है तो जो ए नीचे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाइड होगा, तो इट मीन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी यानी ए एक्स, ये इक्वल होगी ए कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ए कॉस ऑफ थीटा। ये वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड होगी। सिमिलरली एमसीक्यू नंबर 33 देखें तो इसमें उसने पूछा है अगर एक वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा। तो हम इसी डायग्राम को यूज करते हुए करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेंगे। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसी डायग्राम को आप दोबारा अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर ए है इसका जो वाई कंपोनेंट है वो ये है ए वाई। तो ओ सी और बी डी ये दोनों इक्वल होंगे, ये वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट को इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे। इसी राइट एंगल ट्राइंगल से अगर आप साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करें तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें ये है ओ सी या फिर बी डी जो कि ए वाई के इक्वल होगा, तो ये यहां पे आप परपेंडिकुलर ए वाई लिखेंगे। हाइपोटेनियस ओ डी ए के इक्वल है, नीचे आप ए लिख देंगे। अब अगर आप यहां से ए वाई फाइंड करना चाहते हैं तो नीचे जो ए डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड होगा, ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा के इक्वल होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 34, A force of 10 Newton is acting on a body making an angle of 45 degree with y-axis. Then the x component is, ये हमारे पास 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं इस डायग्राम के थ्रू, और हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसकी स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। उसने कहा है एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और वो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम भी आप देख लें, ये देखें, ये वो फोर्स है 10 न्यूटन की, ये वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन हमने फोर्स का एंगल एक्स एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना है।
तो अगर ये फोर्स वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। अब आप इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करें। इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इक्वल होगा एफ कॉस ऑफ थीटा के। फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कॉस 45 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें 0.707। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर विल बी 7.07 न्यूटन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, 7.07 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी। अगेन हमें एक फोर्स गिवन है 10 न्यूटन की और ये फोर्स वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस फोर्स का भी हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले एज यूजुअल हम इसे सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम आपके सामने गिवन है जो इसको एक्सप्लेन करेगी स्टेटमेंट को, और ये लेफ्ट साइड पे हमने इसे सॉल्व किया हुआ है। पहले इस डायग्राम को देखें। ये हमारे पास फोर्स है एफ। ये फोर्स वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये फोर्स वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो इट मीन ये वाली फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। अब हम इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं एफ एक्स, जो कि इक्वल होगा एफ कॉस थीटा के। फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर आप डायग्राम में देखें तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कॉस 60 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 0.5 के इक्वल है। मल्टीप्लाइड करें 10 से तो 5 न्यूटन इक्वल आ जाएगा। इट मीन ये जो फोर्स हमें गिवन है इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन के इक्वल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 5 न्यूटन। यहां तक डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स हैं उसके जो एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। अब आने वाली जो वीडियो है उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स उसका पार्ट 2 वो आप देखेंगे, तो उसमें जो रिमेनिंग एमसीक्यू हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड वो आपको उसमें मिल जाएंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको नए आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें और आप ये जो एमसीक्यू हैं स्पेशली इनको आप खुद भी इनके ट्राई करते रहें, आप इनको सॉल्व करते रहें, ताकि जब आप टॉपिक पढ़ें तो साथ साथ जो एमसीक्यू हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको प्रिपेयर होते जाएं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आता है तब तक आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़।